दोस्तों, मेरा नाम मिखेल है और मैं एक रशियन नागरिक हूँ। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर होने के साथ साथ ही मुझे पर्वतारोहण का भी काफ़ी शौक़ है। क्योंकि मैं हमेशा से ही नेचर का शौकीन रहा हूँ, प्राकृतिक चीज़ों की सुंदरता देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो जब भी मुझे छुट्टी मिलती है, वैकेशन होता है, तो मैं जंगलों में चला जाता हूँ। तो या तो जंगलों में कैंपिंग करना या फिर पर्वतारोहण करना, ये सब ही मेरी रुचियों में शामिल है। सच बताऊं तो दोस्तों, जब भी मैं जंगलों में गया हूं तो कुछ ना कुछ मेरे साथ में मिस्टीरियस ज़रूर हुआ है। पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, और जब से मेरी शादी हुई है तो मैं और ओल्गा दोनों ही साथ जाते हैं। मेरी पत्नी का नाम है ओल्गा, और ज़्यादातर हम रात को नहीं रुकते, दिन में ही वापस आ जाते थे। लेकिन जो ये मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी इससे अलग है। तो दोस्तों, वह यूँ था कि मैं और मेरी पत्नी ओल्गा और उसकी बहन मरिका और मरिका का बॉयफ्रेंड था सैम, वो चारों ने एक बार मिलकर के प्लान बनाया कि हम लोग हिल क्लाइंबिंग करने जाएंगे। तो जहाँ पर हमें जाना था उसके बारे में हमने सर्च किया, तो लोग बताते थे उसके बारे में कि वहाँ पर काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें घटती है और वो हॉन्ट करता है। दोस्तों, ये 97 के आसपास की बात है। तो हमने सारी तैयारी कर ली और पैकिंग करके हम जैसे ही ऑफिस पहुँचे फॉरेस्ट गार्ड के, जहाँ से हमको एंटर करना था, तो वहाँ पर फॉरेस्टर्स ने बताया कि सर, आप जा सकते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन हिल क्लाइंबिंग में तो आपको काफ़ी वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हम बस यही बताएंगे कि यहाँ पर बाधित तो नहीं है क्षेत्र, लेकिन आप अगर शाम ढलने से पहले वापस लौट जाए तो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो मरिका बोलती है, अरे हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो काफ़ी तैयारी की है इसके लिए, हमारे पास एक हफ्ते का फूड है और सारी जितनी भी आपातजनक स्थिति में काम आने वाली चीज़ें हैं इमरजेंसी में, वो हम सब ने साथ ले ली है। तो हम तो हिल क्लाइंबिंग करेंगे और लगभग एक हफ्ता लगेगा। तो फॉरेस्टर्स बोलते हैं कि इतनी देर में तो हो सकता है आपके साथ में कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर, सोचा ये तो अपनी ड्यूटी करने की वजह से परेशान रहते हैं और शायद इसीलिए बोल दिया होगा कि जल्दी से इनका पीछा छूटे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक नहीं आते थे, गिने चुने पर्यटक ही थे। तो उनकी भी ड्यूटी बनती थी कि पर्यटक कहाँ पर चले गए हैं या उनके साथ कुछ हो नहीं गया है, उनको फूड वगैरह की सप्लाई करना, ये सब, तो उसकी वजह से बोल दिया होगा। तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हीं की गाड़ी में हम आगे चले गए। वहाँ पर चार्जेस लगता था थोड़ा फॉरेस्टर की गाड़ी से जाने था। तो हम 4 किलोमीटर अंदर गए और 4 किलोमीटर जाने के बाद 2 किलोमीटर और आगे जाना था हमारे को उस पर्वत पे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, तो वहाँ पर गाड़ी को जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो हम वहीं पर उतर गए और फॉरेस्टर्स ने फिर से हमारे को वार्निंग दी कि आप शाम होते होते वापस लौट आइएगा, वरना काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमने फिर ध्यान नहीं दिया और हम मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। फॉरेस्टर्स की गाड़ी को हम देख रहे थे, वो धीरे धीरे निकलते हुए आगे झाड़ियों में से जैसे गायब सी हो गई, और फिर हम आगे चलने लगे। आगे हम मुश्किल से 100-1 मीटर चले होंगे कि मेरी पत्नी, जिसकी नज़र पड़ी जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे, तो उसने ऊपर देखा कि कोई चीज़ चमक रही है दिन में भी और जल बुझ रही है। उसने एकदम से कहा, अरे उधर देखो, वो क्या है। हमने देखा, वो पीछे से दिख रहा था हमें कोई छोटा सा। तो हमने देखा वाकई में वो जल बुझ रहा था। तो हमने घूम के देखा तो ठीक से मैंने देखा कि वो तो एक कोयला है। तो वो कभी सफ़ेद हो जाता, कभी काला हो जाता, कभी सफ़ेद हो जाता, कभी काला हो जाता, जैसे कोई बल्ब जल बुझ रहा हो। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने सभी को बताया। तो सैम और मरिका भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। तो मैंने बोला कि मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, इतनी रिसर्च करी है मैंने जंगलों पे। तो सभी ने बोला कि हमने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो मेरी पत्नी बोलती है कि क्यों ना डार्लिंग, हम इसको
पकड़ के घर ले चले, सभी को बताएंगे। हाँ, ऐसी चीज़ कितनों के पास होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम यही रुको। तो मैं उस पे पेड़ पे चढ़ने लगा। तो मेरी पत्नी ने बोला संभाल के जाना। मैंने कहा ठीक है यार, संभाल के ही जाता हूँ। तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा और आधी दूरी पर गया था तो वो मेरी तरफ देखने लगा और एकदम से वो जल के रह गया, बुझा नहीं। जैसे ट्यूबलाइट होती है और वो पहले पहले ब्लिंक करती है और ब्लिंक होने के बाद एकदम जली हुई रहती है। ऐसा लगा कि वो कुछ रिएक्ट करेगा, शायद उसको गुस्सा आ गया या फिर वो डर गया। और मुझे देखते ही वो जला का जला ही ऊपर चला गया और ऊपर कहीं झुरमुट होके पत्तियों के बीच में कहीं गायब हो गया। मैंने खूब देखा उसको इधर उधर पेड़ के ऊपर वाले टहनी में पहुंच के, लेकिन वो दिखा ही नहीं। तो मैं थोड़ी देर बाद में निराश होकर नीचे आ गया। तो हमने सोचा कि वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो हम 10-15 मिनट हो गए हमें, लेकिन वो बाद में दिखा ही नहीं हमको। तो हमने आगे चलने का निश्चय किया। तो मेरी बीवी बोलती है कि क्यों ना डार्लिंग हम आज ये कैंप यहीं लगा लेते हैं। तो मरिका ने बोला हम हिल क्लाइंबिंग करने आए हैं, बाद में आकर के देख लेंगे अगर यहाँ मिलेगा तो, वरना हो सकता हो तो जानवर है कहीं निकल जाए। लेकिन था तो एक्चुअल में वो बड़ी ही यूनिक चीज़। हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर हम गए थे तो हमने देखा कि कोआला का एक झुंड है जिसमें 10-12 कोआला थे, लेकिन वो तो भूरे कलर के थे मटमैले से, और कुछ काले से थे। उनमें से तो कोई ब्लिंक नहीं कर रहा था। तो मरिका ने भाग के एक को पकड़ लिया और बाकी सारे भागते दौड़ते पेड़ों पे चढ़ गए। हमने देखा कि वो काफ़ी डर सा गया था और मरिका के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक नाकाम कोशिश, बार बार हाथ पाँव को झटक रहा था। हमने उसे ठीक से देखा और बारी बारी से एक एक गोद में लेने लगे। तो मेरी बीवी ने बोला कि यार ये तो खतरनाक नहीं होते। तो मैंने कहा हाँ खतरनाक तो कहाँ होते हैं, तो बड़े प्यारे होते हैं। तो फिर मेरी बीवी बोलती है उसे छोड़ दो, वो काफ़ी डर रहा है। मैंने कहा तुम तो घर ले जाने वाली थी ना। बोली नहीं रहने दो, ये काफ़ी परेशान हो गया अपने दोस्तों की वजह से। तो हमने उसको नीचे रख दिया और वो एकदम से भागता दौड़ता पेड़ पे चढ़ गया। हमने देखा वो ऊपर जाके बैठ गए थे और काफ़ी डरे हुए से थे। तो हम आगे निकलने लगे और आगे थोड़ी देर बाद में हमारे सामने वो पर्वत था। वहाँ पर बड़े बड़े उसकी जो जड़ों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। पत्थर पे एक पे सैम चढ़ गया और चढ़ने के बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तो उसकी आवाज़ सामने वाले पर्वत से टकरा के वापस आती और हमें क्लियर सुनाई देती, ऐसे जैसे इको साउंड हो। फिर वो 2-3 बार किया उसने और हम सब भी एक एक चट्टानों पे चढ़ गए और हम सभी करने लगे। हमने थोड़ी देर बाद में देखा कि जैसे ही हम करते और सामने से हम कुछ आवाज़ करते और सामने से किसी जानवर के ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आती। हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर बाद में हमने फिर से किया, फिर से वही हुआ। फिर हम बार बार से करने लगे तो बार बार से जैसे कोई वनमानुष हो या कोई बहुत खतरनाक जानवर गुर्रा रहा है, ऐसे कोई आवाज़ लौट के आती। हमें तो बड़ा अजीब लगा ये सब। फिर थोड़ी देर बाद में हम बातें की और फिर से एक किलकारी लगाई तो वो किलकारी वापस आने लगी और फिर सब कुछ क्लियर था। हमने सोचा यार इतने लोगों के पास अगर किसी को भ्रम भी होता हो तो 4 जनों को भ्रम थोड़ी होता है। मुझे थोड़ा गड़बड़ सा लगा। फिर थोड़ी देर बातें की हमने और उस बात को जैसे नज़रअंदाज सा किया और हम उस पर्वत पे चढ़ने लगे। हमको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। जैसे पर्वत ज़्यादातर वो नैरो नहीं था, पर्वत की चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पर। हम लोग मुश्किल से 101 मीटर ही ऊपर गए होंगे और वहाँ पर एक पठार सा था लंबा सा और उस पर जाके हम बैठ गए। मैं तो पहले ही चढ़ गया, मेरी बीवी काफ़ी थक गई और मेरी बीवी से ज़्यादा वो दोनों थक गए। हम वहाँ पर बैठे और थोड़ी देर में पानी पिया और बातें करने लगे। तो सैम बोलता है यार मैं तो इस पर ज़्यादा नहीं चढ़ पाऊँगा, मुझे तो यही रहना है। तो मरिका बोलती है इसलिए आए थे क्या हम कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और हम इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि मेरी बीवी की फिर से नज़र पड़ती है। तो हमसे काफ़ी दूर, शायद 500-600 मीटर या उससे भी दूर, एक पेड़ जो सूखा हुआ था उस पर जैसे कोई बंदर बैठा हो।
तो उसने बोला वो देखो वो क्या है। तो हम भी देखने लगे, लेकिन उसका आकार तो बंदर नहीं बल्कि बहुत बड़ा था और उसकी टांगे नीचे ज़मीन को छू रही थी और उसका जो धड़ था वो पेड़ से भी ऊपर निकला हुआ था। मैंने कहा इतना बड़ा जानवर। तो सैम बोलता है अरे कोई आदमी होगा। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा आदमी, अगर वो आदमी है तो 10-12 फीट का रहा होगा। हम सभी को बड़ा अजीब न लगने लगा। और मरिका तो बोलती है कि यहाँ पर ये वो सही बता रहे थे, ये जंगल वाकई में श्रापित है। थोड़ी देर बाद में वो इधर उधर देख रहा था और हमारी तरफ देख के रुक गया, जिससे उसकी नज़र हम पे टिकी हो, और वो उस पेड़ पे खड़ा हो गया। हमने उसको खड़े हुए देखा तो वाकई में वो 10 फीट से भी ऊपर था। एकदम सफ़ेद सा लग रहा था, जैसे उसके ऊपर कोई नमक सा छिड़का हुआ हो, इतनी दूर से हमें दिख रहा था। बाकी उसका कोई हिस्सा नहीं दिखा और उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था और ना ही एक बाल था। वो ऊपर सर से भी गंजाई था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने एक जोर से आवाज़ करी और वो नीचे कूद गया। हमने देखा नीचे कूदता हुआ इतना बड़ा जानवर या इंसान, हमें पता ही नहीं चल रहा वो क्या है। और वो 4 पाँव पे चलता गया और थोड़ी देर तो धीमा धीमा चला और फिर वापस से तेज भागने लगा और भागता हुआ एक पेड़ फिर चढ़ा, फिर दूसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ पे उछल कूद करता हुआ अंदर की तरफ चला गया, गायब हो गया। हमें बड़ा अजीब लगा और सच बताऊं तो अजीब नहीं बल्कि बहुत डर लग रहा था मुझे अंदर से कि वो चीज़ हो ना हो बड़ी खतरनाक चीज़ है, हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं बस लोग कहने ही वाला था कि हम यार यहाँ से चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने काफ़ी जगह गया हुआ हूँ मैं, लेकिन ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो सैम जो बड़ा ही क्यूरियस था उसने बोला कि यार कैमरा दो, मैं उसकी फ़ोटो खींच के लाऊंगा। मैंने कहा पागल हो गया क्या, वहाँ पर जाएगा उस चीज़ के पास, तुझे पता है वो कैसी चीज़ है, हम जानते हैं उसको। तो बोला कि मैं दूर से ही उसकी फ़ोटो खींच के लाता हूँ और हम ले जाके घर पे दिखाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब अपन ऊपर जाएंगे हिल क्लाइंबिंग करने। तो मैंने कहा नहीं नहीं तू बैठ जाए यहीं पर, कोई कैमरा वैमरा नहीं है, अब हम चलेंगे विश्राम करने के बाद। थोड़ी देर बाद में हमारी नज़र पड़ती है, हमारे से सामने एक काले कपड़े पहने हुए एक औरत आ रही है और उसने गोद में कुछ रखा हुआ है। उसके पूरे कपड़े काले थे और वो औरत भी बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही थी, हमारे से भी ज़्यादा। मतलब एक आदमी होता है उससे औरत कंपैरिजन में कम ही थोड़ी लगती है शरीर में, लेकिन वो तो हमसे भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी और वो हमारी तरफ ही आ रही थी। थोड़ी देर बाद में वो घूम गई और हमने देखा कि उसके हाथ में कोई चीज़ है। हमने गौर से देखा तो वो ही कोआला उसके हाथ में था जो हमने देखा था पहले, वो ब्लिंक कर रहा था, वो अभी भी ब्लिंक कर रहा था और वो जैसे खरगोश को पकड़ते हैं कानों से वैसे उसे लेके जा रही थी। थोड़ी देर बाद में वो एक झपाक से एक पेड़ पे चली, बड़े से पेड़ पे, और छिपकली की तरह रेंगती हुई ऊपर ही ऊपर जाके बैठ गई। हमें वो क्लियर दिख रही थी। उसने दांतों से मुंह में लिया उसका धड़ और एकदम से झटके से उसका सर अलग कर दिया उसके धड़ से और सर को एक गोद में रख लिया और उसे खाने लगी। वो मगरमच्छ की तरह उसे नोच नोच के खा रही थी, बड़े बड़े बटके मार के। थोड़ी देर बाद में उसने उसको खा लिया। उसके लंबे लंबे नाखून दिखाई दे रहे थे दूर से ही और बड़ी भयानक औरत थी वो। थोड़ी देर बाद में उसकी जो कोआला का खून उंगलियों पे लग गया था उसे वो चाटने लगी। हमने सोचा भैया निकल लो यहाँ से, जितना हो सके जितना जल्दी निकल लो, वरना ये जगह तो बड़ी खतरनाक जगह है। वो ये सब करके वापस से रेंगती हुई पेड़ से उतरी और जिस तरफ वो बड़ा सा दानव गया था उस तरफ चलने लगी। हम लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे, जैसे जैसे वो चल रही थी हमारी आंखें उसकी तरफ घूम रही थी और वो आगे गई तो हमने देखा कि वो दानव एकदम से उसके सामने आ गया। उन दोनों में थोड़ी सी बाती हुई, कहा सुनी हुई और थोड़ा सा झगड़ा गड़ा हो करके वो एक साथ चले गए आगे। ये सब देख के सैम ने बोला कि मैं तो इनकी तस्वीर खींच के लाऊंगा चाहे कुछ भी कर लो। हमने उसको मना किया, भाई अब जान नहीं बची है शरीर में, अब घर चलते हैं, लेकिन उसने कैमरा उठाया और उनके पीछे चल दिया।
बोले तुम यही रुको, मेरा इंतज़ार करो, मैं किसी चट्टान के पीछे बैठ के इनकी तस्वीरें लाता हूँ और जा कर के न्यूज़ में दूंगा और सबको बताऊंगा कि ऐसी चीज़ें होती है। हम देख रहे थे कि वो हमसे थोड़ा दूर जा ही रहा था। हम सब उसको मना कर रहे थे कि मत जा, इनमें कुछ नहीं रखा, हम घर चलते हैं, हमारा काम थोड़ी है ये सब। लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी देर बाद में हम बैठे ही थे, हमने बातें कर ही रहे थे, तो थोड़ी देर बाद में ज़ोर की चीख सुनाई दी। मुझे क्लियरली पता चल गया कि ये सैम की चीख है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प। हम लोग थोड़े डर गए और उसकी तरफ भागे अपना सामान लेके। हम जिस तरफ आवाज़ आ रही थी उसी तरफ भाग रहे थे। हमें उस डर का भी ख्याल नहीं रहा कि वो दोनों दानव उसी तरफ होंगे। हम काफ़ी दूर चलते रहे लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। हमें थोड़ी दूर जाने के बाद उसका बैग दिखा जो कि वहीं पर पत्थर पे पड़ा था और उसके जूते वहीं पर रखे हुए थे। वहाँ पर थोड़ा खून सा गीला गीला भी पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि वो जो आवाज़ आ रही मदद के लिए वो हमारे पीछे से आने लगी, जहाँ पर हम पहले बैठे थे। तो हम लोग वापस से दौड़ के उस तरफ आए। उस तरफ भी हमें कुछ नहीं मिला और हम लोग काफ़ी थक चुके थे, हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था और हम वहीं पर बैठ गए। हमने सोचा कि हम सैम के बिना तो नहीं जा सकते। मेरी वाइफ की सिस्टर मरिका काफ़ी रो रही थी। वो उससे प्यार करती थी। उसने कहा मैं तो सैम के बिना नहीं जाऊंगी और मुझे पता है मेरे भी काफ़ी करीब था सैम। सैम एक अच्छा लड़का था। हम वहीं पर बैठ गए। काफ़ी देर इंतज़ार किया हमने, काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ख़तरनाक चीज़ या वो दोनों डेमन आ जाए, तो हमें सबके सामने नहीं बैठना चाहिए, हमें छुप के बैठना चाहिए। तो हम तीनों एक पत्थर के पीछे बैठ गए। काफ़ी देर इंतज़ार किया, काफ़ी आवाज़ें लगाई सैम को, लेकिन सैम नहीं आया। थोड़ी देर बाद में हम लोग वहीं पर हमने सोचा कि अब तो यहीं पर आराम करते हैं। देखते ही देखते बातों ही बातों में हमारा टाइम निकल गया और शाम के 6 बजने को आए। वो गर्मियों के दिन थे। अब दिन धीरे धीरे छुपने ही वाला था। धीरे धीरे हमने देखा कि सूरज पेड़ों के पीछे छुपने वाला है और मुझे एक आवाज़ सी सुनाई दी जैसे किसी गाड़ी की आवाज़ हो। मैंने सोचा ये किसकी आवाज़ हो सकती है, तो मैंने उन दोनों को बोला, मरिका और ओल्गा को, कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं देख के आता हूँ, यहाँ से मत निकलना। और मैंने एक लकड़ी उठाई हाथ में और थोड़ा सावधानीपूर्वक बाहर निकलने लगा। तो मैं देखता हूँ कि वो फॉरेस्टर्स की गाड़ी उस तरफ आई हुई है और वो वहाँ से हमको आवाज़ लगा रही थी। तो मैंने ऊपर से उनको इशारा किया, तो उन्होंने बोला आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो मैंने कहा हमें मदद चाहिए, तो वो सुन ही नहीं रहे थे कुछ। तो मैंने सोचा नीचे चल के उनके पास बात करते हैं, शायद उनको समझ में आ जाए। तो मैंने उन दोनों को बोला कि चलो फटाफट अपना सामान लेके, फॉरेस्टर्स की गाड़ी आई हुई है। हम धीरे धीरे, हमको उतरने में आधा घंटा लग गया होगा और हम उनके पास पहुँचे। हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो हमने उनको सारी बात बताई जो सैम के साथ हुआ। तो उन्होंने बोला देखो अभी यहाँ से निकल चलो, भलाई इसी में है, वरना ये जंगल और भी हॉन्ड होने जा रहा है। शाम को तो किसी को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, पहले आप ऑफिस पहुँचो फॉरेस्टर्स के। तो हमने कहा कि हम सैम के बिना नहीं जाएंगे। तो जो पहले जिस गार्ड ने मुझे वार्निंग दी थी उसने बोला कि सर मैं आपको पहले बता रहा था, हमारी बात मान ली, सैम को हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो मैंने उनकी बात मान ली। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम फॉरेस्टर्स की गाड़ी से धीरे धीरे वहाँ से चलने लगे जैसे ऊंट चलता है ऊबड़ खाबड़, और स्मूथ रोड पे पहुँच गए। वहाँ से बाद में हमको मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे और हम ऑफिस आ गए। हम वहीं पर चाय पीने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सैम के साथ हुआ ही क्या। खाना खाया रात को और हमको ठीक से नींद ही नहीं आई। कभी रात को उठ जाते, फिर पलक झपकते, और सुबह हुई तो हमने देखा कि वहाँ पर सर्च टीम रेडी थी जो सर्च एंड रेस्क्यू करती है। उन्होंने बोला कि 2 हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं हम लोग और 4 गाड़ियाँ, आपके दोस्त को ढूंढ के लाएंगे। तो वो निकल गए। हमने उनको लोकेशन बता दी। तो उस गार्ड ने बोला कि सर मैं आपको कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता, 100%।
ये मेरी गारंटी है। तो मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई? तो उसने बोला सर मैंने आपको पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ। दोस्तों 24 घंटे लग गए, पूरा दिन और पूरी रात, कुछ पता नहीं चला सैम का। बाद में आके सर्च टीम ने बोला कि आपका दोस्त नहीं मिलेगा अब, शायद उसको कोई जानवर खा गया। दोस्तों उसके बाद हम घर आ गए और मैं उस घटना को याद करके आज भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मुझे सैम की आज भी याद आती है। दोस्तों ये एकदम सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी, और मैं अब कभी भी फॉरेस्ट में रात को नहीं रुकता। हालांकि मैं अब भी, मुझे कैंपिंग का शौक़ है, लेकिन मैं काफ़ी चौकन्ना रहता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी?